ये है शफ़क़ यूट्यूब चैनल और हम पेश कर रहे हैं अब आपके सामने नीली हवेली नावल का पार्ट 8। भाभी के जाने के बाद अनसर ने रियासत का बाजू पकड़ा तो वो तेज़ बुखार में जल रहा था। ठीक हूँ यार, तबीयत अब बहुत बेहतर है, शुक्र है जान बच गई। रियासत ने नहीफ आवाज़ में कहा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, इसने हमें दोबारा ज़िंदगी बख्शी। अनसर ने भी गहरा सांस लिया। मगर एक बात मेरे दिमाग में अटकी हुई है कि कौन सी बात? रियासत हकलाया। तुमने कहा था इस तरफ जो भी जाता है ज़िंदा वापस नहीं आता, तो फिर हम? अनसर ने बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा, अब तुम्हें इस बात पर भी एतराज़ है कि इतने ख़तरनाक एडवेंचर के बाद हम दोबारा सांस क्यों ले रहे हैं? शुक्र करो भाई, उधर से कुछ किसान गुज़र रहे थे, वरना। रियासत ने बात करते करते हल्की सी झुरझुरी ली। इसकी आंखों के सामने वारस और अकरम की सर कटी लाशें आ गईं। नहीं, मेरी बात का ये मतलब हरगिज़ नहीं। अनसर को इस मौका पर अपनी बात गैर मुनासिब मालूम हुई। चंद लम्हों के लिए कमरे में खामोशी छाई रही। दोनों सोच रहे थे कि जिस तरह हालात का उन्होंने सामना किया, ऐसे में इनका बच जाना, ज़िंदा रह जाना वाकई किसी मोजिज़े से कम नहीं। एक बात पूछूं? अनसर ने इजाज़त तलब की तो रियासत की जानब सवालिया नज़रों से देखने लगा। मैंने सुना है चुड़ैलें कभी कभी आशिक भी हो जाती हैं। अगर वो चुड़ैल तुम पर आशिक हो जाती तो फिर तुम्हारा क्या बनता? अनसर की हिस्से ज़राफ़त जाग उठी। मुझ पर अब किसने आशिक होना है? मेरी तो शादी हो चुकी है। रियासत ने आह भरते हुए कहा। यानी तुम्हारे दिल में अभी भी ख्वाहिश है कि तुम पर कोई आशिक हो? अनसर ने मैनी खेज़ अंदाज में पूछा। ये बात तुम अपनी भाभी के सामने कह दी तो वो मेरा खून पी जाएगी। रियासत ने दरवाज़े की तरफ देखते हुए आश्तगी से कहा। तुम्हारा कहने का मतलब है भाभी ड्रैकुला है? अनसर ने भवें सुकेड़ते हुए कहा। भाभी ड्रैकुला? ये किस बला का नाम है? रियासत ने घबराहट आमेज़ लहजे में कहा। तुमने अभी तो कहा वो तुम्हारा खून पी जाएंगी, ऊपर से तुमने इन्हें बला का अजाफी लक़ब भी दे डाला है। तुम भाभी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? अनसर ने मसनूई गुस्से से कहा। वो इसे तंग करने के मूड में नज़र आ रहा था। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। ना मैं किसी चुड़ैल को जानता हूँ, ना बला को, और ना ही मेरा कोई ड्रैकुला जानने वाला है यहाँ। हाँ, अलबत्ता। रियासत ने सर खुजाते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, रुक क्यों गए? अनसर ने पुरजोश लहजे में पूछा। हाँ, अलबत्ता आशिक हुसैन को जानता हूँ, जो बाज़ार में गंडेरियाँ बेचता है। रियासत ने भोलपन से कहा तो अनसर ने बमुश्किल अपनी हंसी ज़ब्त की। अब इतने मासूम मत बनो, मैं भाभी को बताता हूँ कि तुमने इन्हें क्या क्या लक़ब दे डाले हैं। अनसर ने चढ़ाई कर दी। क्या लक़ब दिए हैं? रियासत ने फिर सर खुजाते हुए कहा। तुमने नहीं कहा कि वो तुम्हारा खून पी जाएंगी? अनसर ने याद दिलाया। हाँ, ये बात तो मैंने कही थी। रियासत सोच में पड़ गया। अब ये बताओ खून कौन पीता है? बताओ बताओ। अनसर इसके मुंह से अपनी मर्ज़ी के अल्फाज निकलवाना चाहता था। ड्रैकुला? ओह मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कह दिया? रियासत ने घबरा कर कहा। शुक्र है तुम्हें याद आ गया। अब मैं भाभी को बताता हूँ कि तुमने इन्हें ड्रैकुला कहा है, फिर वो तुम्हारी अच्छी खातिर मदद करेंगी। अनसर ने सर खुजाते हुए कहा। अनसर भाई, किस ड्रैकुला की बात कर रहे हैं? भाभी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो रियासत घबरा गया। भाभी रियासत के लिए गर्म दूध और उसके लिए चाय लेकर आई थी। कुछ नहीं भाभी, वो मैं कह रहा था इंसान का रंग डर में कोयले की तरह हो जाता है। इंसान का रंग डर में कोयले की तरह हो जाता है। आपको लगा मैंने ड्रैकुला कहा है। अनसर ने बात बदल दी। भाभी ने कुछ समझ ना आने वाले अंदाज में सर हिलाया और दोबारा किचन में चली गई। तुम सचमुच शैतान की पुड़िया हो, रियासत ने इसकी जानब देखते हुए कहा।
इसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर पड़ी दवा मुंह में रखी और नीम गर्म दूध के साथ घूंट भर कर निकल गया। अनसर चाय पीता रहा। इस दौरान हल्की फुल्की बातें भी होती रहीं। कुछ ही देर में रियासत पर दवा के असरात ज़ाहिर होने लगे। इस पर गुनूदगी तारी हो गई। अनसर की चाय भी ख़त्म होने को थी। इसने आखिरी घूंट गले में उंडेला और इससे अलविदाई सलाम करके घर की राह ली। इसने सोचा रियासत जितना आराम कर ले इतना ही इसके लिए बेहतर है। घर वापस जाते हुए इसके दिमाग में फिर वही मंजरनामा आ गया जो इसने और रियासत ने खेतों में देखा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि गांव में मशहूर पुरस्कार कहानियां वाकई सच हैं, लेकिन इसकी झलक वो अपनी आंखों से देख चुका था। अनसर घर लौटा तो अम्मा और अब्बा खिलाफ मामूल जाग रहे थे। वो इसका ही इंतज़ार कर रहे थे। अनसर इनके पास बैठा तो अम्मा ने इसे गले लगा लिया। मेरा लाल पुत्र, तुझे कुछ हो जाता तो फिर हमारा क्या होता? हम तो जीते जी मर जाते। अम्मा ने इसका माथा चूमते हुए कहा। इनकी आंखों में आंसू थे। मुझे कुछ नहीं हुआ अम्मा, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हों, अनसर ने अम्मा के हाथ पर बोसा देते हुए कहा। इसने अम्मा को दबाना भी शुरू कर दिया ताकि वो सो जाएं, लेकिन आज नींद इनकी आंखों से कोसों दूर थी। पता है पुत्र, मैं तुम्हें क्यों नीली हवेली की तरफ जाने से मना कर रही थी? अम्मा के सवाल पर अनसर ने चौंक कर उनकी तरफ देखा और नफ़ी में सर हिला दिया। जिस भूत को तूने वहाँ देखा था पुत्र, तुझे पता है वो किसका था? अम्मा के दूसरे सवाल पर भी अनसर ने नफ़ी में सर हिला दिया। वो चौधरानी नेक बख्त का था। चौधरानी उमर दराज की बीवी, अम्मा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। वही चौधरानी जो उमर दराज की बीवी थी। अम्मा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या छोटी चौधरानी? अनसर को ऐसे लगा जैसे किसी ने इस पर 1000 वाट का करंट छोड़ दिया हो। जी पुत्र, छोटी चौधरानी, चौधरी उमर दराज की बीवी नेक बख्त। तू जानता है ना, वो मेरी बचपन की सहेली थी। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। इसके भूत ने शायद इसीलिए तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया। अनसर को यह इंकशाफ सुनकर ज़ोर का झटका लगा। चौधरी उमर दराज नेक बख्त पर बहुत जुल्म ढाया करता था। वो इससे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, हालांकि वो बेहद साबर, शाकर और नेक सीरत औरत थी। लेकिन चौधरी उमर दराज को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो नेक बख्त को पाँव की जूती के बराबर समझता। चौधरी उमर दराज की माँ अपने बेटे को रोका करती कि वो इस पर इतने जुल्म ना किया करे, और फिर एक दिन गांव में खबर फैल गई कि उमर दराज की माँ अचानक आग लगने से जल मरी है। इतना कहकर अम्मा खामोश हो गईं। फिर क्या हुआ अम्मा? अनसर ने बेताबी से इस मामले में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। उसकी मौत के कुछ अरसे बाद चौधरानी नेक बख्त को चौधरी उमर दराज के किसी ऐसे राज का पता चल गया था जिसकी वो चश्मदीद गवाह थी। उमर दराज को ख़तरा था कि वो ये बात कहीं गांव वालों को ना बता दे। बस यही सोचकर उमर दराज हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गया और वो बेचारी किसी तरह जान बचाकर हवेली से भाग निकली और हमारे घर आ गई। अम्मा ने गहरा सांस लेकर तवक्कुफ से कहा। अम्मा ने गहरा सांस लेकर थोड़ा तवक्कुफ किया। क्या हमारे घर? अनसर हैरत ज़रा नज़रों से अम्मा को देख रहा था। हाँ पुत्र, नेक वक्त हमारे घर आ गई। उमर दराज भी इसके पीछे पीछे अपने बंदों को लेकर हमारे घर आ गया। नेक वक्त को अपनी मौत नज़र आ रही थी, इसलिए उसने उमर दराज के साथ जाने से इनकार कर दिया। उमर दराज ने ज़बरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की तो तेरे अब्बा इसके सामने सीना तान कर खड़े हो गए और साफ साफ बता दिया कि वो उस तरह नेक बख्त बहन को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। अनसर ने मास्टर हमीद की तरफ देखा जो खामोशी से दोनों की बातें सुन रहे थे। फिर क्या हुआ अम्मा? अनसर ने बेचैनी से पूछा। क्या बताऊं बेटा, गांव के बड़े बूढ़ों ने तेरे अब्बा को समझाया बुझाया। वो इस शर्त पर भेजने पर राज़ी हो गया कि नेक बख्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। गांव के मुअज़्ज़ज़ लोगों ने अपनी ज़मानत पर तेरे अब्बा को राज़ी किया तो वो इसे चौधरी उमर दराज के साथ जाने दे। इस तरह नेक बख्त चौधरी उमर दराज के साथ चली गई, मगर अगले रोज़ खबर आई कि नेक बख्त का भी पुरअसरार आग लगने से
जिंदा जल मरी है। सहेली को याद करके अम्मा की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। पूरे गांव में मशहूर हो गया कि छोटी और बड़ी चौधरानी को बदरूहों ने आग लगाई। फिर नीली हवेली के बारे में अजीबोगरीब खबरें फैलने लगी कि वहाँ बदरूहें फिरती हैं। नीली हवेली की रौनकें ख़त्म हो गईं क्योंकि नेक बख्त और बड़ी चौधरानी की वजह से लोग वहाँ जाते थे, मगर इन दोनों के बाद ये कहानी ख़त्म हो गई और दूसरी कहानी शुरू हो गई। नीली हवेली में रोज़ अजीब अजीब वाक़यात होने लगे। एक दिन तो ख़बर आई कि चौधरी उमर दराज के एक मुलाजम का बदरूह ने कान भी चबा डाला है। अम्मा दम लेने के लिए रुकीं। ओह मेरे खुदाया, अनसर के मुंह से बेसाख्ता निकला। उसे याद आया कि रियासत और इसे चौधरी उमर दराज की हवेली के गेट पर जो मुलाजम मिला था, इसका कान बिल्कुल ऐसे ही था जैसे किसी ने चबाया हो। चौधरी उमर दराज ने इन वाक़यात के बाद नीली हवेली छोड़ दी और नई हवेली में चला आया। इसके बाद नीली हवेली की तरफ कोई नहीं जाता। लोगों ने कई बार उन बदरूहों को अपनी आंखों से देखा। अक्सर वो रात को हवेली के इर्द गिर्द फिरती नज़र आती हैं। सब डर गए, इसलिए कोई भी उधर नहीं जाता। मैं भी तुझे इसलिए कहती थी उधर ना जाओ। नीली हवेली के सहन में उमर दराज की माँ और नेक बख्त की कब्र भी है। खैर, मुझे लगता है नेक बख्त ने शायद तुझे पहचान लिया था। तू मेरा बेटा है और इसने तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अम्मा इतनी बात कहकर खामोश हो गईं। अनसर इनके पांव दबाता रहा हत्ता कि वो सो गईं। अनसर ने रियासत की ज़ुबानी नीली हवेली के जो पुरअसरार वाक़यात सुने थे, अम्मा की बातें इनकी तस्दीक कर रही थीं। सब वाक़यात में एक बात मुश्तरक थी कि नीली हवेली बहुत सारे मुज़ालिम की अकलौती चश्मदीद गवाह थी। इस वीरान जगह की पुरअसरारियत ने गांव के बासियों की ज़िंदगियों पर गहरे असरात मुरतब किए थे। अनसर के सामने बहुत सारी बातें आश्कार हो गई थीं। इससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यूनान से वापसी पर इसे ऐसे वाक़यात का सामना करना पड़ेगा। वो तो सुकून की खातर अपनों से मिलने के लिए गांव लौटा था, मगर हालात करवट ले चुके थे। अब ये वो गांव नहीं रहा था जहां वो आज़ादी से घूमता फिरता था। रियासत की ज़ुबानी नीली हवेली के वाक़यात सुनकर इसे यकीन नहीं आया था, मगर ख़ुद इस पर बीतने वाले वाक़े और फिर अम्मा की बातें इसके जहन में तेज़ी से गर्दिश कर रही थीं। तो सामीन, ये था नीली हवेली के पार्ट नंबर 8 का। अब ये था पार्ट नंबर 8। तो इसके बाद के जो पार्ट्स हैं पहले की तरह वो शफ़क़ यूट्यूब चैनल की मेज़बान महरमा पेश किया करेंगी। तो इजाज़त दीजिए, अगला पार्ट आप सुनिए महरमा की ज़ुबानी।